तो गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि जिस तरीके से आप प्रश्न को देख रहे हैं, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और यूपीएससी के लिए उनकी जो उम्मीद है और बढ़ती जा रही होगी और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। उसी मेहनत के साथ लगे हुए हम भी आपके साथ हैं, उसी के साथ जुड़े हुए हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो उसी कड़ी में देखते हैं आज के प्रश्न को। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी राहुल गांधी और मोहन भागवत ने दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट की। मोहन भागवत ने कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होती है तभी जो असली आज़ादी मिली है, और वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारी लड़ाई केवल आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं रह गई, अब हम इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर एक बात उठ रही है कि देशद्रोह कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति ज़्यादा देशद्रोही है। तो उस पर सवाल उठ रहा है, उसको देखेंगे कि आखिर देशद्रोह है क्या। क्योंकि जो अब नया एक्ट है, जो बीएनएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भी एक तरीके से लागू हो चुकी है 2023 में। तो अब जो सारा एंगल था वो बदल गया है। तो उसी संदर्भ में इस प्रश्न को देखते हैं। तो कथन एक क्या कह रहा है, जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 152, इसको आप याद कर लें। 152 को आईपीसी की धारा 124(a) के स्थान पर लाया गया है। तो जो 152 धारा है उसको 124(a) के स्थान पर लाया गया है। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान है। या इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द आर्टिकल 124(a) ऑफ आईपीसी which has provision related to एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 152 और 124(a) की बात हो रही है। इन दोनों को देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट जो 2 है वो क्या कह रहा है, बीएनएस की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है। आर्टिकल 152 ऑफ बीएनएस provides punishment for acts which endangers sovereignty, unity and integrity of India। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्या वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, इस सबको देखते हैं। उससे पहले एक बात पर ध्यान देंगे। 2 बातें बहुत आती हैं। देशद्रोह, हम आम भाषा में बार बार उस शब्द का यूज करते हैं, देश के खिलाफ विद्रोह किया, देशद्रोह। एक शब्द है उसकी जगह पर राजद्रोह। तो राजद्रोह और देशद्रोह में क्या फर्क है? जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, इंडियन नेशन के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ लड़ाई नहीं है, भारत की सरकार के खिलाफ लड़ाई है, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। यानी कि स्टेट में प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री, एक तरीके से वो सारे जो अंग हैं एक स्टेट मशीनरी के, वो सब आ जाते हैं। लेकिन उसमें देश नहीं आया। देश क्यों नहीं आया? क्योंकि देश के लोगों के विरोध में नहीं है, देश को तोड़ने के विरोध में नहीं है, इसलिए वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और उनका कहना है कि हमने आज़ादी ही तब मिली है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यानी वो भी जो बात कह रहे हैं मोहन भागवत, वो भी एक तरीके से उस इंडियन स्टेट के खिलाफ कह रहे हैं जो 1947 में एक तरीके से सत्ता में आती है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। वो लोगों के खिलाफ वो भी बात नहीं कह रहे। तो दोनों ही व्यक्ति एक तरीके से देशद्रोह की बात नहीं कर रहे। वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो चुनी हुई सत्ता की बात कर रहे हैं, राजद्रोह की। लेकिन ये सारा खेल भी बीएनएस के बाद बदल गया। उसको देखते हैं, दोनों धाराओं को पढ़ते हैं, फिर क्लियरिटी होगी कि 124(a) जो आईपीसी थी, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई थी, वो 1870 में ऐड की गई थी। वो भारतीयों की उस जो नेशनल मूवमेंट थी आज़ादी की, उसके लिए बना हुआ था। जहाँ पर उनका जो मकसद है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जो भी कुछ कर रहा है, किसी तरीके से भी, वर्ड से कर रहा है, बोल के कर रहा है, राइट करके कर रहा है, साइन से, सिंबल से, किसी तरीके की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, वो सब कुछ अगर जो चुनी हुई सरकार है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, चुनी हुई भी नहीं कह सकते, कानून के द्वारा जो सरकार स्थापित है, अगर उसके खिलाफ कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या लगेगा, 124(a) आईपीसी लगेगा। इसी धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक को काले पानी में भेजा जाता है, वीर सावरकर को भेजा जाता है, भगत सिंह, सबके ऊपर जहाँ जहाँ ये लगनी थी सबके ऊपर ये लग चुकी, महात्मा गांधी के ऊपर लग चुकी 124(a। और हाल ही में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये जो 124(a) थी, अगर इसको बात करें
तो ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रही थी, ये राजद्रोह की बात कर रही थी। जिसको हम आम भाषा में देशद्रोह कह रहे थे, वो देशद्रोह नहीं था, वो राजद्रोह था। लेकिन इस जिसको सेडिशन कहा जाता था, जो सेडिशन की धारा थी कि राजद्रोह, लेकिन जब नई संहिता आई है उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर इसमें जो प्रोविज़न किया गया है वो अब देशद्रोह का प्रोविज़न है। राजद्रोह को एक तरीके से कह सकते हैं कि साइड में कर दिया गया है। रहेगा वही, अगर कोई आज चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा यूज़ करेगा जैसा यहाँ पर लिखा है, देखते हैं 152 क्या कह रहा है कि एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, संप्रभुता को कोई नुकसान पहुँचाएगा, यूनिटी को कोई नुकसान पहुँचाएगा, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचाएगा, वो क्या माना जाएगा, चाहे वो जान के कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, ये समझते हुए कर रहा है। और कैसे, देखिए क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है, फाइनेंशियल मीन यूज़ कर रहा है, एक्साइट कर रहा है क्या, या एक्साइट कर रहा है लोगों को, और अटेम्प्ट टू एक्साइट, कोशिश कर रहा है एक्साइट करने की, सिसेशन, अलग हो जाओ भारत से, यानी कि कोई कहे कि मुझे आसाम अलग से दे दो, मुझे मणिपुर अलग से दे दो, खालिस्तान बना दो, कश्मीर अलग से कर दो, कोई ऐसी बातें करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नेशनल सोवरेनिटी को तोड़ने की बात हो जाएगी। आर्म्ड रिबिलियन, नक्सलिज्म, आर्म्ड रिबिलियन जो कि पहले वहाँ पर नहीं था, आर्म्ड रिबिलियन नहीं था, वहाँ पर अलग चीज़ थी। आर्म्ड रिबिलियन अगर हो रहा है, अगर नक्सलिज्म जैसी कोई चीज़ हो रही तो वो अब देशद्रोह के दायरे में आ रही है। सबवर्जिव एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो पूरे देश को गिराना चाहती है, मिली के किसी और देश से करना चाहती है, एनकरेजेस फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है वो इस धारा के अंतर्गत आ रहा है। जहाँ पर पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद थी और 3 साल की सज़ा थी, यहाँ पर अब 7 साल की सज़ा कर दी गई है और उम्र कैद भी कर दी गई, तो सज़ा बढ़ा दी गई है। लोग कह रहे थे कि इसको कम किया जाए, ये बोलने की आज़ादी को छीनती है, ये एक्सप्रेस नहीं होने देती, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरीके से बढ़ाया गया। लेकिन सिर्फ एक फ़र्क किया गया है, अब इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है एज ए नेशन, यहाँ पर इंडिया नहीं था, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया था, तो गवर्नमेंट के खिलाफ था। तो दो धारा जो है 124 से और 152 है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। यहाँ चुनी हुई सरकार के खिलाफ था, उसको बदलने के लिए कोशिश की जाए, और या जो अब हाल के टाइम पे चुनी हुई सरकार था तब जो कानून के द्वारा स्थापित थी, कानून के द्वारा क्या स्थापित थी, फोर्स के द्वारा जो स्थापित थी, उस सरकार की बात थी। और यहाँ पर एक तरीके से चुनी हुई सरकार की बात है। वो अब कैसे चुनी जाती है वो अलग बात है, वहाँ पर इलेक्शन फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यही स्टेटमेंट कह रही है कि जो बीएनएस के 152 की आईपीसी की धारा है 124 के स्थान पर लाया गया है, और 152 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बीएनएस की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है, ये भी सही है, और ये लगभग इस स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारी बनेगी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। यहाँ पर लगेगा कि कंफ्यूजन है कि दोनों स्टेटमेंट सही है पर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन इन स्टेटमेंट्स में क्या होता है, सबसे बेसिक होता है, आप यहाँ पर बिकॉज या क्योंकि लगा के देख लें। सबसे पहले क्योंकि लगाने पे बहुत सारे हल हो जाते हैं। ये 152 की धारा को 124 ए की जगह पर लाया गया है, 152 में एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, क्योंकि 152 धारा कह रही है कि पुनिशमेंट मिलेगी जो भी एंडेंजर करेगा सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बस हो गया। क्योंकि लगने पे अगर बात बन जा रही है तो आप ठीक रास्ते पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट हो गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये आ सकता है, बीएनएस पर प्रश्न आ सकते हैं, देशद्रोह वाले मामले पे भी आ सकते हैं, और ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग, देखिए बिल्कुल करंट अफेयर से है ये। आईएनएस नीलगिरी क्या है, हमने सबने पढ़ लिया। आईएनएस नीलगिरी लॉन्च हो गया है, आईएनएस बागशेरी लॉन्च हो गया है, आईएनएस सूरत हो गया है। प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कहा देश तरक्की करेगा, नेवल ताकत बढ़ गई है, चाइना को सबक सिखा देंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा, प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा, वो हम उसको फोकस
नहीं करते। तो आईएनएस नीलगिरी क्या है? पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस वागशीर क्या है? युद्धपोत है या फ्रिगेट है। आईएनएस सूरत क्या है? विध्वंसक है या डिस्ट्रॉयर है। अब हमें देखना है क्या है, उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो मैच नहीं करना है, मैच्ड वो अपने आप है, हमें देखना है कि सही कौन कौन से हैं। तो चलिए इन्हीं पर बात करते हैं, पनडुब्बी पे, परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत, विध्वंसक, यानी कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं कि एक जैसा ही काम करते होंगे, है ना, कि डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट। अब देखिए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों ही क्या है, जो हमारा ये डिस्ट्रॉयर है आईएनएस सूरत, ये पहला है जो एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजी से लैस है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, भारत का इंडिजिनियसली बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इस पर भी मिसाइल्स हैं, इस पर भी मिसाइल्स हैं, दोनों पर मिसाइल है, लेकिन ये गहरे समुद्र में जाता है, इसको कहते हैं ब्लू वाटर ऑपरेशन। और उसके अलावा जो आईएनएस फ्रिगेट है, ये है हमारा जो लॉन्च किया गया है आईएनएस नीलगिरी। तो फ्रिगेट जो है आईएनएस नीलगिरी है, डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत है, ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दोनों पर ही क्या है, वेपन है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर में तो टॉर्पीडोज, जो कि पानी के अंदर की मिसाइल है, टॉर्पीडोज ये भी अटैच्ड है। खैर इतना डिटेल में प्रश्न नहीं आता, किस पर टॉर्पीडो है, किस पर ब्रह्मोस है, किस पर कौन सी मिसाइल है, इतना नहीं आता। मेन जो वहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, कौन सी फ्रिगेट है, कौन सी डिस्ट्रॉयर है। तो जो डिस्ट्रॉयर है, देखिए ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा, ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत है और ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत है। अब जब इसको लॉन्च किया गया तो आईएनएस नीलगिरी को क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, कि ये हमारी जो चोल अंपायर था उसको दिखा रहा था, चोल डायनेस्टी को, कि वो किस तरीके से, क्योंकि ये गहरे समुद्र में जाएगा, तो उन्होंने क्या कर रखा था, पूरे इंडोनेशिया तक वो क्या बना रखा था, एक तरीके से चोल सागर बना रखा था, लेक बना रखी थी। बे ऑफ बंगाल जो पूरा था वो चोल झील बन के रह गई थी, वो उनकी मनमर्जी कर चलती थी जो वो करना चाहते थे। इसलिए आईएनएस सूरत को उन्होंने कहा कि ये हमारा जो वेस्ट एशिया से व्यापार चलता था सूरत को, उसकी लीगेसी को दिखा रहा है। लेकिन अभी भी बात रह गई कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक बेसिक चीज़ है कि जो डिस्ट्रॉयर है ये हमारा ऑफेंसिव है, जब हमें हमला करना है, जब हमें अटैक करना है, एक तरीके से अटैकिंग वेसल है डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट क्या है, ये कई सारी वेसल्स को एस्कॉर्ट करता है, आगे आगे चलता है, डीप वाटर में चलता है, और ये हमारा डिफेंसिव है। इसका डिफेंसिव नेचर है, इसका ऑफेंसिव नेचर है। तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट दोनों में ये फर्क है। अब आते हैं बात सबमरीन पे। सबमरीन में भी हमने दो देखी, कि एक तो सबमरीन थी, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक, और दूसरी है न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड। जो हमने बात की कौन सी, आईएनएस वागश्री, वो क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की है। और ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत है। और जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड है वो हमारे पास दो है इस वक्त, जो भारत ने खुद बनाई है। आईएनएस अरिहंत, आप सब जानते ही हैं, और दूसरी है आईएनएस अरिघट।
और तीसरी INS अरिधमन अभी वो ट्रायल फेज में, अभी वो कमीशन नहीं हुई है। और एक और हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है जो हमने नहीं बनाई है, वो रशिया से लेकर मॉडिफाइड है, जिसका नाम है INS चक्र। तो सबमरीन भी किस काम आएगा? जानकारियां इकट्ठे करने में, एंटी शिप मिसाइल अटैक करने में, जमीन के अंदर से हमला करने में, तो ये वहां पर काम आएंगी। वही काम न्यूक्लियर रिएक्टर वाली का भी है। वहां पर तो न्यूक्लियर रिएक्टर वाली वहां पर उनका भी वही काम है। यहाँ पर जो हमारी INS अरिहंत, INS अरिहंत है, इनको कहा जाता है SSBN और इसको कहा जाता है SSN। इन दोनों में क्या मतलब है? ये है सब सरफेस न्यूक्लियर, यानी कि सरफेस से नीचे रहती है, न्यूक्लियर सबमरीन है। यह है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी कि इनके पास, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। और जो अभी हमने अरिहंत पे लगाई है K4 और K15, K15 को तो सागरिका भी कहा जाता है, 750 तक उसकी रेंज है, किलोमीटर तक। K4 3500 किलोमीटर तक की रेंज है। कलाम 4 जिसको कहा जा रहा है, K5 की भी कोशिश है जो 5000 किलोमीटर की होगी, कलाम 5। तो जो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस है सबमरीन के द्वारा, जो अंडर सी, वो इनके द्वारा होगा, INS अरिहंत और INS अरिहंत। तो ये हो गई सबमरीन की क्लास। ये डीजल इलेक्ट्रिक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये INS वक्षरी है, ये INS नीलगिरी है, विशाखापट्टनम क्लास का फ्रिगेट है। और यहाँ पर ये है डिस्ट्रॉयर INS सूरत। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न था वो क्या था। INS नीलगिरी पनडुब्बी है? नहीं है। INS नीलगिरी क्या है? फ्रिगेट है। INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। INS वाक्षीर युद्धपोत नहीं है, ये पनडुब्बी है। INS सूरत विध्वंसक है। ये सही है स्टेटमेंट। तो हमारे जो सही हुए उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है? तो 1 और 3 गलत है, तो 2 और 4। तो ऑप्शन हमारा बना 1। तो इस तरीके से ये इनमें फ़र्क है। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए है कि जब आप पढ़ें तो उसको खुद भी सोचें कि प्रश्न क्या आ सकता है। केवल पढ़ना नहीं कि अखबार पढ़ लिया, आज का हमने हिंदू पूरा कर लिया, हमने इंडियन एक्सप्रेस कर लिया, हमने हिंदुस्तान टाइम्स कर लिया, ये पढ़ लिया, ये मैगजीन पढ़ ली, लेकिन अगर फोकस नहीं रहेगा तो वहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फोकस करें, बस यही कोशिश है इस पूरी सीरीज़ के द्वारा कि फोकस आपका बना रहे, किस तरीके से पढ़ना है। तो मिलेंगे फिर ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें।